नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण आरईएजू ऐप से। आज के इस बिंदु में हम चर्चा करते हैं, क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था? ये प्राय इंटरव्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमें अपना दृष्टिकोण सिद्ध करना होता है वहाँ पे कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था, या जैसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में पराजय मराठों की नहीं बल्कि मुगलों की हुई, या पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब की धर्मांधता केवल एक दिखावा था, या पूछ लिया जाता है कि क्या शाहजहाँ का युग मुगल काल का स्वर्ण युग था। तो ऐसे जो बिंदु होते हैं उन पे हमारा व्यक्तिगत दृष्टिकोण तो होता ही है, तो उसके आधार पे इनकी हमें व्याख्या करनी होती है। तो आज के इस बिंदु में हम चर्चा करेंगे कि क्या मोहम्मद बिन तुगलक पागल था। बिन तुगलक पागल था। देखिए, इस कथन का प्रतिपादन किया है एल्फिंस्टन ने। दरअसल में बर्नी के विवरण के आधार पर इतिहासकार एल्फिंस्टन ने ये कथन प्रस्तुत किया कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल था या उसमें पागलपन का अंश था। बर्नी लिखता है कि उसके दरवाजे पे ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब किसी की लाश नहीं गिराई जाए, यानी बहुत खून खराबा हुआ उसके समय में। इस आधार पर यह मान लिया गया कि लोगों को परेशान करना, उनकी जान लेना उसका सगल है, उसका शौक है। फिर उसने उस जमाने में जो योजनाएं बनाई वो योजनाएं दुर्भाग्य से असफल सिद्ध रही, इसलिए उसके ऊपर एक असफलता का ठप्पा लग गया और आधुनिक इतिहासकार उसमें पागलपन का अंश बताने में तुल गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि आखिर उसकी योजनाएं थी, क्या वास्तव में वो व्यवहारिक योजनाएं नहीं थी। जैसा हम देखें, पहला कर वृद्धि। यहाँ आप देखिए कि उसने दोआब के अंदर कर की मात्रा को 50% तक बढ़ा दिया और सख्ती के साथ कर वसूली का आदेश दिया। दुर्भाग्य कहिए कि जिस साल उसने ये आदेश दिया उसी साल इस इलाके में भयानक अकाल पड़ा, प्लेग की बीमारी फैली। इस कारण किसान 50% कर अदा करने में असफल रहे और थोड़े दिनों पश्चात ही सुल्तान को अपनी इस भूल का आभास हुआ और उसने इस योजना को रद्द कर दिया। फिर तो लगभग 2-2.5 साल तक उसी इलाके में अकाल राहत के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए, किंतु तब तक लाखों लोग मृत्यु के काल के स्वर में समा गए थे। तो ऐसी स्थिति में ये कह दिया गया कि उसकी ये योजना कर वृद्धि, दोआब में जो कर वृद्धि थी वो गलत थी। जबकि हम पहले देख चुके हैं कि अलाउद्दीन के समय में भी दोआब के इलाके में बहुत सरलतापूर्वक 50% कर वसूला गया है, किंतु उसके समय में अकाल पड़ा और उसको ये योजना स्थगित करनी पड़ी, तो मान लिया कि उसकी योजना व्यवहारिक नहीं थी। दूसरा कहा जाता है जैसे राजधानी परिवर्तन। राजधानी जो परिवर्तन था वो भी एक तरह से उसके लिए सरदर्द बना। उसने दिल्ली से दौलताबाद को राजधानी के रूप में चुना और ये दूरी लगभग 1500 किलोमीटर की थी। दिल्ली के नागरिकों को और अमीरों को दौलताबाद जाने का या देवगिरी जाने का आदेश हुआ, और जब वो वहाँ पहुँचे इतनी लंबी यात्रा करके, फिर उनको लगभग 7-8 साल बाद वापस कह दिया जाता कि आप अब दिल्ली जा सकते हो। तो उसकी ये जो योजना थी उसको भी लोगों ने असफल सिद्ध कर दिया। किंतु व्यवहारिक रूप से देखें तो उसका उद्देश्य कुछ और था। वो राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद इसलिए जा रहा था ताकि दक्षिण भारत के इलाकों के ऊपर उसका प्रभुत्व स्थापित हो और मुस्लिम संस्कृति का प्रसार दक्षिण में हो। तो इस आधार पर जब लोगों ने कहा कि नहीं उसने राजधानी बदली है, उसमें इसामी और बर्नी ने बड़ी कट्टर आलोचना की है उसकी, बर्नी और इसामी ने, कि ये उसका गलत दृष्टिकोण था। उसका एक कारण ये भी था कि इसामी के 80 वर्षीय दादाजी की मृत्यु हो गई थी राजधानी परिवर्तन के झमेले में। इस कारण इसामी तो मोहम्मद बिन तुगलक का अपनी कलम से पूरी तरह से विरोधी हो गया।
यहाँ हम देखें तो ये कोई गलत निर्णय नहीं था। कालांतर में आप देखेंगे कि इस राजधानी परिवर्तन के कारण ही आने वाले 50-60 साल बाद में देवगिरी के आसपास या दौलताबाद के आसपास मुस्लिम संस्कृति का अच्छा प्रभाव स्थापित हुआ और धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति का प्रसार दक्षिण में भी हो गया। ये कोई पहला सुल्तान नहीं था मोहम्मद बिन तुगलक जिसने राजधानी परिवर्तन की, उससे पहले भी भारतीय शासकों ने भी बहुतों ने राजधानी परिवर्तन की। पर इसका दुर्भाग्य ये था कि जैसे उसने दिल्ली को छोड़ा तो उत्तर भारत की स्थितियां थोड़ी अशांत हुई, तो वापस उसको दिल्ली आना पड़ा। तो इस योजना को भी लोगों ने असफल सिद्ध कर दिया और कह दिया कि नहीं, ये तो बिल्कुल गलत काम था उसका, उसको राजधानी परिवर्तित नहीं करनी चाहिए थी। फिर जैसा उसकी जो तीसरी योजना जो मानी जाती है, सांकेतिक मुद्रा का चलन, सांकेतिक मुद्रा का जो चलन हुआ, उसके आधार पर भी लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल गलत था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चांदी के स्थान पर उसने कांसे के सिक्के जारी किए और वो दुर्भाग्य से उस समय उस चीज़ को पकड़ नहीं पाया कि ये सांकेतिक मुद्रा कितनी ढंग से चलेगी। और कालांतर में हुआ ये कि व्यापारियों ने आर्थिक गतिविधियों में इन सिक्कों को लेने से मना कर दिया, तो उसको वापस उन सिक्कों को परिवर्तित करना पड़ा। परिणाम स्वरूप राजकोष की चांदी थी वो बाहर निकल गई और कांसे और तांबे के ढेर राजकोष में लग गए। पर देखिए उसका दिमाग उस जमाने के समाज से बहुत आगे था। आज की जो मुद्राएं चलती है वो भी तो सांकेतिक ही हैं और आराम से चल रही है। उस जमाने में भी केवल मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य नहीं किया था, उस समय उसकी मजबूरी थी कि दुनिया में चांदी का उत्पादन काफ़ी कम हो गया था। तो उस स्थिति में उसने तांबे या कांसे की ये मुद्राएं चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक के अलावा भी उस जमाने में सांकेतिक मुद्राएं चलाई है। जैसे जो चीन का सुल्तान था, सम्राट था, उसने कागज की मुद्रा चलाई। ऐसे ही ईरान के अंदर या फारस के अंदर सांकेतिक मुद्रा चली और सफलतापूर्वक वहाँ पे ये चलती भी रही। पर दुर्भाग्य की है कि मोहम्मद बिन तुगलक के इस बहुत आगे के विचार को लोग समझ नहीं सके और उसको इस सांकेतिक मुद्रा के आधार पर भी असफल सिद्ध कर दिया। जबकि चीन और ईरान के अंदर उस जमाने में कुबलाई खान ने और गजान खान ने ईरान के अंदर ये मुद्राएं चलाई, बिना किसी बाधा के ये चलती भी रही। तो सांकेतिक मुद्रा के आधार पर भी लोग कहते हैं कि वो पागल था कि तांबे के बदले उसने लोगों को एक तरह से चांदी प्रदान कर दी, तो उसकी ये योजना भी असफल हो गई। इसके अतिरिक्त उसकी 2 सैनिक योजनाओं के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे खुरासान अभियान था, खुरासान अभियान भी उसकी असफलता के आधार को और मजबूत कर देता है। खुरासान अभियान के लिए कहते हैं कि उसने 3,70,000 सैनिकों की एक सेना का गठन किया और 1 साल का अग्रिम वेतन दिया और फिर ये अभियान हुआ ही नहीं, इसलिए राजकोष का दिवाला निकल गया। दरअसल उसकी योजना थी, एक त्रिकूट बना था जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक शामिल था और ट्रांस ओशियाना का शासक तराशरीन था और एक मिस्र का जो शासक था अल नासिर। इन तीनों ने मिलके खुरासान के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। पर दुर्भाग्य कहिए कि ट्रांस ओशियन के तराशरीन की मृत्यु को पद से हटा दिया गया और मिस्र ने ईरान के साथ संधि कर ली। ऐसी स्थिति में मोहम्मद बिन तुगलक अकेला पड़ गया, इस कारण उसने ये सैनिक अभियान नहीं किया और 1 साल का अग्रिम वेतन का पूरा बोझ राजकोष के ऊपर पड़ा। तो परिस्थितियां बदल गई, इस कारण वो सैनिक अभियान को क्रियान्वित करने में असफल रहा। इस आधार पर लोग कहने लग गए कि उसकी ये योजना भी बिल्कुल गलत थी। और एक योजना कराईजल अभियान उसका या कुमायूं अभियान था, उसमें उसने कहते हैं कि एक बड़ी सेना को इस पहाड़ी इलाके को जीतने के लिए भेजा और दुर्भाग्य से वो पूरी सेना प्राकृतिक प्रकोप के सामने असहाय सिद्ध हुई और इब्न बतूता लिखते हैं कि मात्र 3 लोग जिंदा बचे, बाकी पूरी फौज उसकी ख़त्म हो गई। तो इतनी बड़ी कैजुअल्टी हुई, इतना पैसा खर्च हुआ, तो इस आधार पर भी लोग कहते हैं कि उसमें समझ का अभाव था। किंतु हम इन तमाम बिंदुओं के ऊपर
एक तरह का निष्कर्ष निकालें तो हम पाएंगे कि वो पागल नहीं था, उसमें पागलपन का कोई अंश नहीं था, वो युग से आगे था, उस जमाने की सोच से कहीं आगे उसकी सोच थी, जो रूढ़िवादी समाज उसके विचारों को समझ नहीं सका। व्यक्तिगत रूप से देखिए, सल्तनत काल का सबसे बुद्धिमान शासक कहा जाता है, बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, उसको कुरान कंठस्थ थी, पर्शियन सैकड़ों पर्शियन कविताएं उसको कंठस्थ थी, वो चिकित्सा शास्त्र, आपका भूगोल, ज्योतिष आदि का बहुत अच्छा जानकार था। वो व्यक्तिगत जीवन में न कभी शराब पीता था, न अपने निकटतम यार साथी दोस्तों को पीने के लिए प्रेरित करता था। तो यूं कह सकते हैं कि उसका सोच उस 14वीं सदी के युग के अनुकूल नहीं था, बल्कि वो आधुनिक 21वीं सदी के सोच का व्यक्ति था। इस कारण रूढ़िवादी समाज ने उसकी इस विचारधारा या इन अवधारणाओं को समझने में वो असफल रहे, और इस आधार पर एल्फिंस्टन ने उसको कह दिया कि उसमें पागलपन का अंश था। तो हम उसको पागल नहीं मान सकते, बल्कि वो अपने युग से कहीं आगे था, इस कारण उसकी योजनाएं उस जमाने में सफल नहीं हो सकी। जय हिंद, धन्यवाद।